हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आज हम हिंदी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हिंदी भाषा, भाषा किसको कहा जाता है? अगर मैं बात करूं कि भाषा क्या है या व्हाट इज लैंग्वेज, तो भाषा याद रखिएगा। भाषा की डेफिनेशन की बात करते हैं तो अपने विचार को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए पहुंचाने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, चलिए हम जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। तो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो भाषा कहा जाता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है ना। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। और क्वेश्चन है कि भाषा के कितने प्रकार हैं, तो याद रखिएगा भाषा के 3 प्रकार हैं। भाषा के 3 प्रकार हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य याद रखिएगा मुख्य 2 प्रकार होते हैं। और वैसे कितने प्रकार हैं, कुल 3 प्रकार हैं। लेकिन मुख्य अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे कितने हैं, दो दो प्रकार। तो बात करते हैं भाषा के 3 प्रकार या भाषा के 3 रूपों की। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, ठीक है, जो मुंह से बोली जाती है। मौखिक का मतलब ओरली जिसको हम बोलते हैं। दूसरी होती है लिखित भाषा, जिसका प्रयोग हम लिखने में करते हैं। तो यही है भाषा के 2 प्रकार। और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा याद रखेगा ये दोनों होती है, ठीक है ना। तो मौखिक भाषा को याद रखेगा कि स्थायी भाषा कहा जाता है। मौखिक भाषा को, मौखिक भाषा क्या होती है हमारी, अस्थाई भाषा होती है, ठीक है ना। ये टेम्परेरी होती है, अस्थाई भाषा। जबकि लिखित भाषा क्या होती है, तो लिखित भाषा होती है हमारी स्थायी भाषा। लिखित भाषा होती है हमारी स्थायी भाषा। और सांकेतिक भाषा दोनों होती है, अस्थाई भी और स्थायी भी। जबकि सांकेतिक भाषा दोनों ही होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जरा अगर मैं भाषा की परिभाषा की बात करूं, तो भाषा की परिभाषा अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग परिभाषाएं जो है भाषा की दी है। अलग अलग व्यक्तियों ने भाषा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डॉक्टर स्वीट के अकॉर्डिंग, डॉक्टर स्वीट साहब ने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। इसके अलावा जो योग गुरु महर्षि पतंजलि जी थे, बहुत बड़े, ठीक है ना, योग का जनक जिनको माना जाता है, उन्होंने कहा था कि मनुष्य के द्वारा व्यक्ति वाणी को ही क्या कहा जाता है, व्यक्त वाणी को ही भाषा कहा जाता है। तो मनुष्य जिस भी वाणी को व्यक्त करता है उसको क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना थे, उनके अनुसार उन्होंने कहा था जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये तो होगी आपकी भाषा की डेफिनेशन, ठीक है ना, अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार जो अलग अलग चीजें। अब भाषा के बाद आती है बोली, ठीक है। बोली क्या होती है?
देखिए अगर बात की जाए बोली की, तो बोली किसी भाषा की उपभाषा होती है, ठीक है। बोली किसी भाषा की उपभाषा होती है। किसी भाषा की उपभाषा, ठीक है ना। उसका अंग या उपांग मात्र होती है। उसका अंग या उपांग मात्र होती है। ठीक है, तो उसका अंग या उपांग मात्र होती है और ये निर्धारित क्षेत्र में बोली जाती है, याद रखिएगा। यह निर्धारित क्षेत्र में बोली जाती है। यह निर्धारित क्षेत्र में यह निर्धारित क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद आती है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा किसे कहा जाता है? तो प्रादेशिक भाषा याद रखिएगा कि किसी प्रदेश के लोगों द्वारा, किसी प्रदेश के किसी प्रदेश के लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली व्यवहार में लाए जाने वाली भाषा को लाए जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे कि राजस्थान की राजस्थान में, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो राजस्थान की राजस्थान में, तो ये होती है प्रादेशिक भाषा। और याद रखिएगा ऐसी भाषा का अपना ही साहित्य और अपनी लिपि होती है, ठीक है ना। इनका अपना साहित्य और लिपि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा किसे कहा जाता है? एक राजभाषा होती है और एक होती है राष्ट्रभाषा, दोनों में फर्क है, डिफरेंस है। तो देखते हैं जरा क्या डिफरेंस है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। तो याद रखिएगा राजभाषा कहा जाता है जो शासन या सरकार द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा। शासन मतलब जो वहां की सरकार है, जो वहां का शासन कानून है, ठीक है ना। शासन या सरकार के द्वारा शासन या सरकार के द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा। व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा राजभाषा कहते हैं। राजभाषा कहते हैं, ठीक है ना। अब याद रखिएगा ऐसी भाषा का क्या होता है, ऐसी भाषा का याद रखिएगा इसका संविधान में उल्लेख है, ठीक है ना। राजभाषा का इसका, तो ये शासन के द्वारा सरकार के द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा है, तो इसका संविधान में उल्लेख है। इसका संविधान में इसका संविधान में उल्लेख है। और याद रखिएगा संविधान के भाग
17 क में के अंतर्गत और अनुच्छेद अगर मैं बात करूं आर्टिकल अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, तो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। तो राजभाषा संबंधी क्या है, प्रावधान है, आर्टिकल 343 टू 351। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपने ध्यान रखना है कि 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक सभा ने, डेट याद रखनी है, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक सभा ने संवैधानिक सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को। साथ ही साथ याद रखिएगा एवं विश्व हिंदी दिवस, विश्व विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत ने, संवैधानिक सभा ने भारत की हिंदी को राजभाषा का क्या दिया था, दर्जा दिया था इसी दिन। तो इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा हिंदी को राजभाषा का दर्जा आर्टिकल 343 क में मिला था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343 क, इस आर्टिकल में याद रखिएगा हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी को राजभाषा का हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, ये बात याद रखनी। अब बात करेंगे राष्ट्रभाषा की, ये तो थी राजभाषा। तो राजभाषा के बाद अब आती है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा उसे कहा जाता है जिसके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र के लोग, संपूर्ण विश्व के अलग अलग देशों के लोग आपस में अपने विचार विनिमय करते हैं, तो उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, वह भाषा जिसके माध्यम से, तो राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है, जिसके माध्यम से
जिसके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं, आपस में विचार विनिमय करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब याद रखिएगा एक और क्वेश्चन, कि जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से जुड़ करके बने। संस्कृत के अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी शब्द का जन्म सिंधु शब्द से, याद रखिएगा। हिंदी शब्द का जन्म सिंधु शब्द से, सिंधु शब्द से अवेस्था ग्रंथ के अंतर्गत हुआ है। अवेस्था ग्रंथ के अंतर्गत हुआ है। ग्रंथ के अंतर्गत अंतर्गत हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि हिंदी जो आकृति है वो मूलक के आधार पर कैसी है, वियोगात्मक है। हिंदी आकृति मूलक के आधार पर वियोगात्मक है। तो मूलक के आधार पर कैसी है, वियोगात्मक है। हिंदी की लिपि याद रखिएगा देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, और ये कैसी है, अक्षरात्मक है, याद रखिएगा। और यह अक्षरात्मक है, ये याद रखिएगा, अक्षरात्मक है।
हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी की लिपि क्या है, तो आंसर है देवनागरी। और कैसी है ये? अक्षरात्मक है। और अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, देवनागरी का सबसे पहली बार प्रयोग, देवनागरी लिपि का सबसे पहली बार प्रयोग अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो देवनागरी का सबसे पहली बार प्रयोग गुजरात के राजा थे एक, गुजरात के राजा थे जिनका नाम था जय भट्ट सिंह। गुजरात के राजा जय भट्ट सिंह के 7वीं व 8वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। तो देवनागरी का सबसे पहली बार प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट सिंह के द्वारा किया गया था, और उनके 7वीं 8वीं शताब्दी के शिलालेख हैं, उसमें हमें देवनागरी लिपि मिलती है। अब देवनागरी लिपि में सबसे पहले जो सुधार किया था वो किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, याद रखिएगा। तो देवनागरी लिपि में सुधार सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो बीजी तिलक साहब थे, उन्होंने किया था। साथ ही साथ याद रखिएगा, जिसे तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है, तो जो इन्होंने सुधार किया था उस सुधार को तिलक फॉन्ट के नाम से जानते हैं। अब देवनागरी लिपि का विकास क्रम, तो देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक है, बात तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है ना। अब देवनागरी लिपि का विकास क्रम की अगर मैं बात करूं, तो देवनागरी लिपि का विकास क्रम अगर बात करें, तो सबसे पहले जो लिपि आई थी वो कौन सी आई थी? ब्रह्मी लिपि, याद रखिएगा। ब्रह्मी लिपि के बाद आई थी आपकी गुप्त लिपि। गुप्त लिपि से आई थी आपकी नागरी लिपि, और नागरी से आई थी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, ठीक है। तो देखो याद कैसे करेंगे, इसको ट्रिक है एक छोटी सी याद करने की, ठीक है। देखो, ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे? ब्रह्मा जी ज्ञान को गुप्त कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ज्ञान को गुप्त कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ? नारद जी ने देख लिया।
तो नारद से नागरी, नारद जी ने देख लिया और सभी देवों को जाके बता दिया, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी ज्ञान को गुप्त कर रहे थे, नारद जी ने देख लिया और देवताओं को, सभी देवताओं को जाके बता दिया। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ज्ञान को गुप्त कर रहे थे, तो नारद जी ने देख लिया उनको और जाके सभी देवताओं को बता दिया या देवों को बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से हुआ था इसका विकास। तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, ज्ञान को गुप्त कर रहे थे। किसने देखा, नारद जी ने देखा और क्या कर दिया, सभी देवों को बता दिया, सभी देवों को बता दिया। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये छोटा सा ही टॉपिक था आपका हिंदी भाषा का, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, वो अगला कोई भी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कि आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बने, ठीक है, तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा अगली, ठीक है। तो बस आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सभी को।